तो इट हैड बीन जस्ट 2 years जब मुझे ABCD अल्फाबेट्स आने लगे थे, एंड आई वाज अ लिटिल बिट कॉन्वर्सेंट विद बेसिक वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लाइक दिस इज नाइफ. तो वहां जाने के बाद एक बेसिक कॉम्प्लेक्स फील होता था. जुनून के साथ गए थे, प्रिपरेशन भी काफी अच्छी की थी, बट उसमें लैकिंग था डायरेक्शन, एंड दैट वाज अ रीजन फॉर माय फेलियर इन द फर्स्ट प्रीलिम्स. आपकी पढ़ाई में कुछ कमियां रह रही हैं, आपकी कोई डायरेक्शन गलत हो रही है, या आप कुछ चीजें मिस आउट कर रहे हो, these are the things a peer group can suggest you. वेलकम टू हैबी चैट. हैबी चैट पे आप सभी का स्वागत है. हैबी चैट नाम क्यों है? टॉपर्स के साथ हम इससे बातचीत करते हैं, लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि इसमें हैबी चैट आपने नाम क्यों रखा? कुछ भी रख सकते थे. हैबी चैट इसलिए बिकॉज हैबी चैट एक प्लेटफॉर्म है, आप सब लोग उससे जुड़े हुए हैं. जितने लोग देख रहे हैं, जो नहीं जुड़े वो कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप वहां जाके इससे जुड़ सकते हैं. तो हैबी चैट एक चैट बेस्ड प्लेटफॉर्म है. अब उस चैट बेस्ड प्लेटफॉर्म का यूट्यूब चैनल है और उस पर हम लोग वीडियो चैट कर रहे हैं टॉपर्स के साथ, इसलिए हमने इसका नाम रखा हैवी चैट विद टॉपर्स. और हैवी चैट विद टॉपर्स में आज मेरे साथ है स्वप्निल पवार. स्वप्निल पवार इस समय IPS ऑफिसर हैं. उससे पहले एक बार और UPSC क्रैक कर चुके हैं. उससे पहले CAPF में इनकी रैंक 133 आई थी. तो 3 बार का एक तो एक्सपीरियंस, और उससे पहले एक कमजोरी जिसको इन्होंने बनाया अपनी ताकत. वो क्या है, इस बातचीत के दौरान आपको पता लगेगा. तो सबसे पहले तो स्वप्निल, वेलकम टू हैवी चैट. थैंक्स फॉर योर टाइम. बहुत टाइम से हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, फाइनली आज जाके हम लोग बातचीत कर पा रहे हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू अंजुम, नाइस टू बी हियर. बहुत ज्यादा बिजी थे स्वप्निल. क्या पासिंग परेड हो गई? अभी आप सर्विंग, अभी आप ट्रेनिंग में हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो पासिंग परेड हो गई या फिर होनी है अभी? Yes, I am in training. Passing out parade is due next week. और जब पासिंग आउट परेड पास में आता है तो शेड्यूल काफी हेक्टिक हो जाता है. वैसे ही नेशनल पुलिस एकेडमी का शेड्यूल काफी टाइट होता है टाइम के मामले में. एवरीथिंग इज फॉलोड एक्सट्रीमली वेल. जो शेड्यूल होता है, टाइम हैज टू बी फॉलोड, नॉट अ सिंगल सेकंड ऑफ डिले इज अलाउड. सो इट इंड्यूसेस काइंड ऑफ डिसिप्लिन इन यू. सो ओवरऑल शेड्यूल इज प्रीटी पैक्ड अप दीस डेज. ओके. सो कितना यहाँ की ट्रेनिंग कितनी मुश्किल रहती है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी जब हम लोग सुबह रिकॉर्ड करने वाले थे, यू हैड एन इंजरी आल्सो. तो ट्रेनिंग वगैरह इतनी टफ रहती है, ऐसा कुछ है? हाँ, तो दैट इंजरी वाज बिकॉज ऑफ माय ओन मिस्टेक, बट यस कुछ इंजरीज रहती हैं, एंड इट इज ट्रू विद any person who is involved in any physical sport. Like I have had an injury from sports from my college days also. So but NTA का training मेरा thankfully mostly injury free निकला है. But yes, it's a part and parcel of the physical activity that you do. And yes, training is a little tough because it tries to get you into a habit of discipline. You follow strict timelines. You have a long day of working and training. Like it starts at 5 a.m. and ends around 7 p.m. Yes, you are quite busy. सो enjoying, या फिर CAPF की ट्रेनिंग भी आपने की थी या फिर वो छोड़ दिया था? No, I did not join the CAPF training. मैंने उससे पहले ही I cleared the civil services exam before joining that. Okay. So then I moved on to join Indian Postal Service. चलिए उस पे मैं आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पीछे चलते हैं. विद रिस्पेक्ट टू योर चाइल्डहुड, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं. आप एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़े हैं, मराठी आपकी भाषा है, महाराष्ट्र से आप आते हैं, तो मराठी भाषा में आप पढ़े पूरा, और फिर सिविल सर्विसेज आपको इंग्लिश मीडियम आपने ऑप्ट किया. आपके पास ऑप्शन था, मराठी में भी लिख सकते थे, बट इंग्लिश मीडियम आपने ऑप्ट किया. इसके लिए अंग्रेजी सीखी थी, या फिर अंग्रेजी सीखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बचपन में हुई और आपको कॉलेज में, मतलब इंजीनियरिंग करना था, इसके लिए अंग्रेजी सीखनी थी, या इंग्लिश तक आना कैसे हुआ? बिकॉज जब आप वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ते हैं, मुश्किल आती है आपको इंग्लिश पढ़ने में या फिर कोई भी दूसरी भाषा पढ़ने में, उससे कठिनाई से उससे पार पाना बहुत मुश्किल होता है. कैसे किया? बिकॉज आपको इस समय बहुत सारे हिंदी मीडियम और बाकी भाषा के स्टूडेंट्स भी आपको सुन रहे हैं, तो मुझे ये जानना है, और मैं तो जानता हूं, मैं चाहता हूं आप सबको बताएं. तो मेरा रॉन्डेवू इंग्लिश के साथ ऐसा रहा है कि व्हेन आई वाज इन स्कूल मैं क्रिकेट खेलता था काफी. और उस टाइम पे मुझे पापा ने एक किरण मोरे क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कराई थी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आई थी, नई थी. तो इट वाज इन अ कॉन्वेंट स्कूल एंड आई वाज फ्रॉम अ वर्नाकुलर मीडियम स्कूल. और वहां पे मोस्टली जो कैंडिडेट्स थे, दे वर ऑल फ्रॉम द सेम कॉन्वेंट स्कूल इन विच इट वाज, एंड सम फ्रॉम द अदर स्कूल्स. तो वहां पे मोस्ट ऑफ द बातचीत वो अंग्रेजी में कर लेते थे. एंड आई वाज व्हाट इन 5th
standard back then. And I had just started studying English in my 3rd standard. मतलब मेरा ABCD जो था वो 3rd standard में start हुआ था. So it had been just 2 years जब मुझे ABCD alphabets आने लगे थे. And I was a little bit conversant with basic words of English, like this is knife, this is terrace, this is tree. तो वहां जाने के बाद एक बेसिक कॉम्प्लेक्स फील होता था जो मेरे परफॉर्मेंस पे काफी इफेक्ट कर रहा था. बिकॉज ऑफ दैट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आई वाज नॉट एबल टू प्ले वेल. आई यूज्ड टू थिंक अबाउट दीस थिंग्स रादर देन माय स्पोर्ट्स. तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आई डिसाइडेड व्हाई नॉट मेक एन एफर्ट एंड ट्राई टू लर्न इंग्लिश. लेट्स सी हाउ इट गोज. तो थैंकफुली हमारे जो टीचर थे स्कूल में, ही वाज अ ग्रेट सोर्स from whom I could learn really good English, because he was an expert of languages. He knew Marathi, Hindi, English extremely well, and he used to read a lot of stuff, and he used to not only teach us but guide us beyond the matters of school subjects. So he taught me to appear, he asked me to appear for English elementary exam. एक तिलक महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है पुणे में, उसका इंग्लिश एलिमेंट्री एग्जाम होता है और इंटरमीडिएट भी होता है. तो एलिमेंट्री एग्जाम में ही asked me to appear. एलिमेंट्री एग्जाम में मैं बहुत ठीक नहीं कर पाया था because I had just started learning. But in my 8th standard, the teacher I told you about, he took our classes, extra classes in the evening after school ends. And that year I prepared really well. I focused on my vocabulary. I started reading extra newspapers in English, and I started practicing grammar. Through all these things, मेरा इंग्लिश काफी सुधार हुआ. और उस साल जो एग्जाम था इंग्लिश का, दैट ईयर आई गॉट रैंक 6 इन महाराष्ट्र इन दैट इंग्लिश एग्जाम. क्या बात. तो दैट वाज एन एक्सपीरियंस जिसने मुझे काफी कॉन्फिडेंस दिया दैट it's not too late to begin for anything, and it's not too difficult to work for things. Once you are into it, you won the battle half already once you decide to go for it. करेक्ट. तो ये तो बहुत से लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशनल है कि आप एक ऐसी लैंग्वेज को सीखने जा रहे हैं जो आपको नहीं आती थी, या फिर थोड़ा सा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक बार मन में आता था. बट बहुत अच्छा होता है जब आप उस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को ना एक ऐसा मतलब इतना स्ट्रॉन्ग एरिया अपना बना लेते हो कि आप आगे उस भाषा में पढ़ते हो और साथ में आपकी वर्नाकुलर लैंग्वेज साथ चलती है. मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ इस चीज को, बिकॉज मैं एक ऐसे हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ 12th तक मेरी पूरी की पूरी पढ़ाई हिंदी में हुई, और अंग्रेजी एक सब्जेक्ट था, या फिर आप साइंस पढ़ सकते थे इंग्लिश में, और कुछ नहीं हम लोग पढ़ते थे. तो एक गवर्नमेंट स्कूल से आना, और उसके बाद आप इंग्लिश में काम करने लगते हैं, इंग्लिश बोलने लगते हैं, कॉलेज में इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं. तो ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, बहुत सेटिस्फैक्शन देता है आपको. और साथ में जब आप 2 भाषाएं बोलते हैं, 2 भाषाएं लिखते हैं, या 3 भाषाएं बोलते हैं, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस भी आता है कि मुझे ये तो आता ही है, जो आपको आता है मुझे भी आता है, लेकिन मैं अपनी भाषा में भी उतना अच्छा हूं, शायद आप उतने अच्छे ना हो पाए. तो ये बहुत अच्छी चीज होती है. तो उसके बाद मुझे बताएं कि आप धूले से आए और अंग्रेजी आपने सीखी, क्रिकेट की बात आपने की, तो प्रोफेशनल क्रिकेट खेला आपने? जी. मैंने स्टार्ट किया था क्रिकेट खेलना एज यूजुअल. गली में क्रिकेट खेलते हैं. फिर मैं स्कूल लेवल पर क्रिकेट खेला. उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक क्रिकेट खेला, एंड देन आई वेंट ऑन टू गो फॉर वीनू मंकड़ के ट्रायल्स तक गया था मैं. अरे वाह. जो ट्रायल्स के बाद आई वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल एट इट. प्लस उसके बाद 2 years of consecutive failures of not making it to the team. And then I decided to turn my attention to academics rather than cricket or any other sport for that matter. But आप तो कराटे में ब्लैक बेल्ट, ब्राउन बेल्ट? ब्राउन बेल्ट. तो ये कब हुआ? मतलब क्रिकेट के साथ साथ चल रहा था उससे पहले या उसके बाद में? ये क्रिकेट के थोड़ा पहले की चीज है. जब मैंने क्रिकेट बहुत प्रिलिमिनरी लेवल पे खेलना शुरू किया था, लाइक स्कूल लेवल एंड ऑल, उस टाइम पे इवनिंग्स में मैं कराटे क्लासेस जाता था. हमारे स्कूल के बस सामने ही एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा सा ग्राउंड था. वहां पे एक कराटे टीचर थे जिनको मैंने देखा था एक बार. सो माय फादर एनकरेज मी टू गो टू दैट कराटे ट्रेनिंग स्कूल, एंड ही वाज अ ब्लैक बेल्ट हिमसेल्फ. एंड कराटे में जनरली ये होता है कि जो इंस्ट्रक्टर होता है उनसे 2 बेल्ट नीचे तक वो इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को. तो I reached to the level the most he can teach,
एंड उसके बाद फिर मेरा कराटे कोचिंग बंद हुआ एंड देन आई स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन क्रिकेट फ्रॉम माय 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स. तो ये जो कराटे और क्रिकेट अभी काम आ रहा है कुछ ट्रेनिंग में, आईपीएस की ट्रेनिंग में कुछ काम आ रहा है? यस, प्रिटी मच. बिकॉज कराटे में हमारे 2 घंटे का सेशन होता, उसमें 1 घंटा हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज करते थे, स्ट्रेंथनिंग योरसेल्फ. तो जो फिजिकल फिटनेस होता है उसमें इट इज अ मिसकंसेप्शन दैट वेल बिल्ट बॉडी, बिग मसल्स इज फिटनेस. हाउएवर इट इज नॉट. फिटनेस के कुछ 3 बेसिक पहलू होते हैं. पहला पहलू होता है कि उसमें एंड्योरेंस होता है, which is your cardiac health. करेक्ट. Then second thing is your strengthening, which deals with your muscles and their strength, not the only shape and size. करेक्ट. And third thing is the shape and size that we call it of the body, the toned body or ripped body, what you call. So ये सारे पहलू होते हैं फिटनेस के. It is not only one-sided thing. तो ये जो हमने डेवलप किया था, मैंने स्कूल टाइम से, बहुत अर्ली एज से काफी सारा रनिंग करता था मैं. हम पुलअप्स, पुशअप्स, काफी सारी चीजें करते थे. तो ये एक्सरसाइजेस की वजह से मेरा एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथनिंग काफी अच्छा था. आई कुड रन वेरी वेल. मेरे जैसे यहाँ पे जब नेशनल पुलिस एकेडमी में काफी लोगों ने नए नए से दौड़ना शुरू किया, रनिंग इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो उनके शिन बोन्स में प्रॉब्लम या काव्स में दर्द होना, ये बहुत कॉमन इश्यूज थे. तो ये इश्यूज मुझे काफी कम आए, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थे, बिकॉज आई वॉज इन टू द हैबिट ऑफ फिटनेस. प्लस क्रिकेट के लिए हम जब प्रिपेयर करते हैं तो वहां पे योर स्पीड एंड योर फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो वो काफी सारी चीजें भी मेरी पहले से ठीक थी. हालांकि मेरा बीच में जो प्रिपरेशन का पीरियड था, इंजीनियरिंग का ड्यूरेशन था, उसमें मैंने बहुत फिजिकल एक्सरसाइज नहीं की थी. बट यस, व्हाट यू डन वंस, वो आपको कभी ना कभी लाइफ में सपोर्ट करता है. सो यस, ऑल दोस थिंग्स डिड हेल्प मी अलॉट इन एनपीए ट्रेनिंग. सो However, खराब, however, it हाँ, is not to प्लीज प्लीज suggest प्लीज, हाँ प्लीज. however, it is not to suggest कि जो लोग पहले physical pursuits में active नहीं थे, they cannot do this training well, because I have seen people transforming like anything coming here to National Police Academy. कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पहली बार जिंदगी में रनिंग किया होगा, and they ran half marathon with everybody else who could do it even before joining the training. करेक्ट. So this training is such that they gradually train you and improve your fitness, endurance and everything. सो कुछ भी खराब नहीं जाता, वेस्ट कुछ नहीं जाता, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो क्रिकेट स्पोर्ट्स हो, कुछ भी नहीं जाता है ना. आप कहीं छोटे से रैपर पे पढ़ा हुआ भी कुछ काम आ सकता है, छोटे से सीखा हुआ भी कुछ काम आ सकता है, और कभी क्रिकेट या ब्राउन बेल्ट हो तो वो एकेडमी में काम आ सकता है ना. True, very true. कैसे सिविल सर्विसेज की तरफ, प्रिपरेशन की तरफ आना हुआ, क्यों ऐसा लगा कि सिविल सर्विसेज करनी चाहिए? सिविल सर्विसेज का जो बीज कह सकते हैं हम, it was given to me by my father, who had attempted state services exam in his times, but because of some compulsions he could not continue preparation, give successive attempts and all. तो I faintly remember it was maybe 9th standard में था मैं जब. उस टाइम पापा ने बोला था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोई होते हैं और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट कोई होते हैं, 2 ही चीजें पता थी उस टाइम पे. तो ही यूज्ड टू टेल कि ये लोग होते हैं who can influence policy a lot, जो लोगों की मदद कर सकते हैं वगैरह. And when he used to read news, he used to show me things. उनका एक बहुत अच्छा हॉबी था. He used to before he was a teacher. Before he used to go for a school, he used to sit for at least 1 hour and read 2 newspapers that used to come at our place. तो उनमें से वो कुछ चीजें मुझे दिखाते थे कि ये चीजें हो सकती हैं, ये तुम कर सकते हो. तो उस टाइम पे मुझे कुछ पता नहीं था कि इसके लिए कोई एग्जाम होता है. आई नेवर न्यू इट. मतलब यूपीएससी क्या होता है, आई हैड नो सेंस ऑफ इट. बट ये चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू हुआ, मैं जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, इंटरनेट पे थोड़ा बहुत सर्च कर लेते थे. जैसे मैं एक बार हमारे यहाँ पे ओल्ड धूले में देयर इज अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स के स्टॉल्स होते हैं. तो वहां पे मुझे कंपटीशन सक्सेस रिव्यू का एक बहुत पुराना, मतलब 2-3 साल पुराना एक एडिशन दिख गया जो किसी ने स्क्रैप में रखा हुआ था. आई पिक्ड इट अप. मैंने उसमें से चीजें जानी. तो ऐसा नहीं था कि एक कोई मोमेंट आया जिसमें मैंने डिसाइड किया कि भाई यही करना है मुझे. इट वाज अ प्रोसेस व्हिच वाज बिल्ट स्लोली. एक प्रोसेस था. तो जब मैं ग्रेजुएशन करने का सोचा, तो बाय देन आई वाज फेयरली श्योर कि मुझे सिविल सर्विस करना है.
So after my 12th, I had taken admission for BA in political science also, a provisional admission. And then I got into an engineering college also. The decision of going for engineering was because if I do not succeed in this exam, there will be a backup for me. जिससे कोई इन्हें जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज कहते हैं, so I'll have a backup. That was the reason I chose engineering. But otherwise ऐसे धीरे से ये चीज build हुई, and till the final year of my engineering I finally decided firmly कि हाँ यही prepare करना है, and then I started preparing after I completed my graduation. तो बैकअप रखना बहुत जरूरी है लाइफ में, करेक्ट? Yes, in some ways ऐसा एक पर्सपेक्टिव है जिसमें बैकअप रखना जरूरी होता है, बट कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें बैकअप ना हो तो वही अच्छा है. करेक्ट. तो स्टार्ट किया, प्रीलिम्स नहीं निकला, सेकंड टाइम पे प्रीलिम्स निकला तो मेंस नहीं निकला, थर्ड टाइम पे रैंक आती है 525 के आसपास और आपको मिलता है इंडियन पोस्टल सर्विसेज. देन आप फिर से ट्राई करते हो, रैंक आती है 448 448 और आप आईपीएस के लिए जाते हो ट्रेनिंग के लिए. इस बीच सीएपीएफ में भी आपका सिलेक्शन होता है. तो वो सिलेक्शन होना और इतने फेलियर्स आना है ना, तो जो फेलियर्स आए कैसे टैकल किया उस टाइम पे आपने खुद को? क्या कोई था जिससे बात करते थे? क्या कुछ मेंटर लाइफ में ऐसा मिला आपको कि उसने आपको बताया हो कि भाई फेलियर्स आते रहते हैं, इनसे सीखो? हालांकि आप एक फेलियर नहीं कहूंगा, एक कमजोरी को पहले बचपन में टैकल कर चुके हैं, जो कि भाषा वाली थी, जो कि लैंग्वेज वाली थी. यहाँ वाली क्योंकि आपने एक सपना देखा था, वो पूरा नहीं होता तो बहुत दुख होता है उस चीज का, है ना? तो वहां पर कैसे टैकल किया स्वप्निल? तो जब मैंने पहले अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर किया था, मैं नया नया गया था, बहुत जोश के साथ गया था कि नहीं इस साल तो पहली अटेम्प्ट में रैंक 1 लेके यूपीएससी पास करेंगे. तो वो जो नया जुनून होता है, उस जुनून के साथ गए थे. प्रिपरेशन भी काफी अच्छी की थी, बट उसमें लैकिंग था डायरेक्शन, एंड दैट वाज अ रीजन फॉर माय फेलियर इन द फर्स्ट प्रीलिम्स. पढ़ाई बहुत करी बट डायरेक्शन काफी गलत था मेरा पढ़ाई का. बट देन आई मिस्ड दैट प्रीलिम्स बाय अ वेरी स्मॉल मार्जिन, एंड उससे मुझे लगा कि ठीक है मेरा डायरेक्शन गलत था. I did not miss it by a huge margin, so maybe I can do it. And the same year I had also given Central Armed Police Forces exam जो UPSC conduct करता है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए. उसी साल मेरा उस एग्जाम में सिलेक्शन हुआ था फाइनली. So I got rank 133. तो मुझे लगा कि yes it is doable, मतलब मैं कैपेबल हूँ करने के. एंड बचपन से ही पढ़ाई में एक अच्छा बच्चा था, मतलब खेल कूद काफी करता था, बट पढ़ाई में भी अच्छा था काफी पहले से ही. तो आई थॉट व्हाई नॉट गिव इट वन मोर ट्राई. मतलब जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस मतलब जुनून के साथ लगा रहा था. तो सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स मेरा काफी अच्छे मार्जिन से क्लियर हुआ. आई स्कोर्ड 146 इन जीएस पेपर 1 व्हिच इज अ प्रीटी गुड स्कोर फॉर दैट मैटर, जबकि कट ऑफ था 116. तो आई थॉट ओके अच्छा हुआ है. ह्यूज एंड देन मार्जिन, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेंस. काफी ज्यादा होते हैं. हाँ जी, हाँ जी. उस साल का पेपर भी एक्चुअली थोड़ा इजी था, इसलिए कट ऑफ भी यू कैन सी 116, वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ्स आई हैव सीन इन लास्ट few years. Yeah, I got 146. 30 marks का margin, it's huge. Yep. Yeah, it was huge. तो that year I gave mains. अगेन सेम मिस्टेक. इस बार प्रीलिम्स में डायरेक्शन था, मेंस का प्रिपरेशन प्रीलिम्स के बाद शुरू किया, बिकॉज पहले प्रीलिम्स का फेलियर था तो वो बर्डन था, भाई प्रीलिम्स निकालना है, यहाँ पे हम अटक जाएंगे. तो प्रीलिम्स के लिए इतना पढ़ाई किया कि मेंस की तरफ ध्यान ही नहीं गया. I started preparing for mains, that too without proper direction, that too tried to prepare it within the gap of those 3 months after prelims. तो होना यही था कि मेंस नहीं क्लियर हुआ जो कि तय था, जिस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन किया था मेंस का. एंड देन मुझे लगा कि मैंने पढ़ाई तो बहुत की थी, फिर क्या हो गया, मेंस क्यों नहीं निकला. देन अगेन नेक्स्ट अटेम्प्ट, फिर प्री की गलतियां सुधारी, पहले मेंस पे फोकस किया इस साल कि प्रीलिम्स का कॉन्फिडेंस आ गया था. तो इस बार मैंने मेंस का काफी अच्छा प्रिपरेशन किया था. मैंने ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज रेगुलरली लिखा था पूरे साल भर के लिए. मैंने जीएस के पेपर्स भी जहां जहां मेरे नंबर कम हुए थे वहां लिखे थे, प्रैक्टिस किए थे. एंड देन नेक्स्ट ईयर आई गॉट सिलेक्टेड. ओके, तो ये पूरा जर्नी रहा जिसमें मुझे जो 2 बातें समझ में आई वो ये, एक तो डायरेक्शन, मिसगाइड आपको नहीं होना है,
आपको डायरेक्शन बहुत जरूरी है, और डायरेक्शन ऐसा नहीं है कि आप प्री में ही लगे रहें, प्री में लगे रहेंगे तो मेंस नहीं होगा। तो प्री मेंस आपको तीनों के, एक्चुअल में इंटरव्यू की भी, तीनों की डायरेक्शन आपको मिलनी बहुत जरूरी है। आपकी कहाँ गलतियां हैं आपको ये पता लगना बहुत जरूरी है। वो नहीं लगेंगी तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट बेटर नहीं कर पाओगे अपना, है ना। कौन था स्वप्निल जिसने ये बताया? आपने खुद ने एनालाइज किया या कोई था जो कि इन सब में आपकी मदद कर रहा था? फर्स्ट थिंग वाज सेल्फ एनालिसिस। ये तो होना ही था, मतलब ये जरूरी भी होता है, बहुत जरूरी होता है। बिफोर एनीथिंग एल्स यू शुड एनालाइज योरसेल्फ बिकॉज यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर ओन मिस्टेक्स। उसके बाद थोड़ा इंटरनेट का सहारा था कि जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स होते हैं उनके कुछ वीडियोस थे, या जो भी कोई ब्लॉग्स वगैरह होते थे उनकी हेल्प ली गई थी। एंड देन देयर वर सम फ्रेंड्स जो ऑलरेडी प्रीलिम्स में अच्छा कर चुके थे, क्योंकि उस फेलियर के बाद थोड़ा जो टाइम मिला था बीच में, उस टाइम में कुछ दोस्त बने उस जगह में रह के, जो आपको पता है, हब ऑफ प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज। So then we got a small group of friends and then we analyzed our mistakes कि क्या हो गया था गलती। तो prelims के टाइम पे एक तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व ना करना, बहुत सारे टेस्ट प्रैक्टिस ना करना, फोकसिंग ऑन अननेसेसरी प्लेसेस वेयर यू शुड नॉट एक्चुअली। जबकि कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है और 100 में से कोई 5-10 क्वेश्चन होते हैं जो बहुत वियर्ड होते ही हैं हर साल। एग्जैक्ट। आजकल तो उसका नंबर काफी बढ़ गया है और उस हिसाब से हम कट ऑफ भी देख रहे हैं कि नीचे जा रहा है प्रीलिम्स का। तो हमारा एक साइकोलॉजी होता है कि जब ऐसी कोई डिफिकल्ट चीज दिखती है तो हाँ, हम उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट डालने लगते हैं, इग्नोरिंग ऑल दोज थिंग्स व्हिच वुड गिव अस मोर आउटपुट। करेक्ट। ये एक गलती हुई थी मेरी। तो डिस्कशन विद फ्रेंड्स, कुछ टॉपर्स की हेल्प थ्रू ऑनलाइन सोर्सेस, सेल्फ एनालिसिस and solving previous year papers, these were the things which helped me analyze stuff। plus इसमें एक demotivation का भी factor था कि पहली attempt में इतना failure था। तो it was my parents and my friends always who were there to support me, to guide me through this। फ्रेंड्स की बात आई, मैं उस पर आना भी चाहता था। मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स को बता दूं कि अगर मेरे पीछे से आपको कुछ वॉइसेस आ रही हैं, मैं बार बार स्वप्निल से ये बात पूछ रहा था कि मेरे पीछे से कुछ वॉइसेस की आवाज, कुछ आवाज सुनाई दे रही है वॉइस, तो स्वप्निल ने बोला नहीं। लेकिन अगर ये फाइनल रिकॉर्डिंग में आता है तो अगर आ रही है तो मैं एक ऐसी जगह पर हूँ और दिवाली से पहले का एकदम टाइम है जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आ सकती हैं, तो उसको आप इग्नोर करिए। उसको मैं, हम लोग, हमारे हाथ में भी नहीं है वो। खैर, स्वप्निल, फ्रेंड्स वाली बात जो आपने अभी बोली कि फ्रेंड्स का होना, उनके साथ स्टडी करना, ये बहुत जरूरी होता है। फ्रेंड्स एक्चुअल में अच्छे से एनालाइज करके आपको बताते हैं। एक्चुअल में ना फ्रेंड्स जो होते हैं ना, वो सच्चाई दिखा देते हैं आपको। आप कितने ही बड़े ऑफिसर्स हो जाओ ना, उनके लिए आप ऑफिसर नहीं हो। आप उनके लिए वही दोस्त स्वप्निल रहोगे जो आप पहले थे, है ना। वो 2 मिनट में आपका पद वद सब कुछ नीचे कर देते हैं। बोलते हैं तुम होगे स्वप्निल, हमारे लिए स्वप्निल हो गए आईपीएस, अपनी जगह पर होगे, है ना। तो वही Right। फ्रेंड्स एक्चुअल में आपको बता पाते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या कमजोरियां हैं। और जब आप उनके साथ पढ़ते हैं तो ये बहुत फायदा करता है। मैं पीयर ग्रुप स्टडी पर आने वाला था, लेकिन उससे पहले मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिंक कर दूं कि आपने 2 तरह के स्पोर्ट्स खेले हैं स्वप्निल। एक आपने क्रिकेट, क्रिकेट जो है वो एक कलेक्टिव एफर्ट होता है ना। उसमें इंडिविजुअल योगदान रहता है, कंट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन वो कलेक्टिव रहता है। टीम जीतती है, टीम हारती है, आप जीतते हैं, आप हारते नहीं हो। लेकिन वहीं कराटे का गेम ऐसा है, जो आपने ब्राउन बेल्ट है, जहां पर आप, जो इंडिविजुअलिस्टिक स्पोर्ट है, आप ही हारते हैं, आप ही जीतते हैं, टीम से उसका कोई ऐसा लेना देना नहीं होता है। क्या ये इंडिविजुअलिज्म और ये कलेक्टिव एफर्ट, ये दोनों आपकी स्टडीज में नजर आया? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जब आप इंडिविजुअल पढ़ते हैं तो चीजें अलग होती हैं, लेकिन जब आप ग्रुप में पढ़ते हैं तो उसकी चीजें अलग होती हैं। तो यहां पर आप इस क्वेश्चन को ऐसे लें कि अकेले पढ़ना और ग्रुप में पढ़ना, स्पोर्ट्स से आप जब ये सीखते हैं तो क्या आपको लगता है कि क्या होना चाहिए? राइट। तो इन दोनों एक्सपीरियंसेस से आई वुड नॉट से कि एब्सोल्युटली इंडिविजुअल या एब्सोल्युटली ग्रुप स्टडी होना चाहिए। इट हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ बोथ। एक चीज होती है सेल्फ स्टडी, जो आपको खुद को करनी है। इफ यू आर स्टडिंग फॉर 8-10 आवर्स अ डे, तो उसमें से आधे से ज्यादा टाइम आपका खुद होता है, खुद बैठना होता है, आपको पढ़ना होता है, चीजें याद करनी है, समझनी है। उसके बाद जो पीयर ग्रुप का रोल होता है वो ये होता है कि आपकी पढ़ाई में कुछ कमियां रह रही हैं, आपकी कोई डायरेक्शन गलत हो रही है, या आप कुछ चीजें मिस आउट कर रहे हो। These are the things a peer group can suggest you. Plus, there are few things which some people are good at
and some other people are good at some other things. तो इन चीजों में you can help each other for the things that you are good at. जैसे मेरे कुछ दोस्त थे जो लिखने में बहुत अच्छे थे, तो I used to ask for their copies जो टेस्ट लिखते थे. I used to see कि ये लोग कैसे टेस्ट लिख रहे हैं, कैसे आंसर लिख रहे हैं जिनसे इनको अच्छे नंबर आ रहे हैं. जैसे मेरे फिलोसफी के पेपर 1 में अच्छे नंबर रहते थे हमेशा, बट पेपर 2 में इनिशियली बहुत कम नंबर आते थे. So I used to take copies from other people. I used to see some copies online. तो जिससे मैंने जो मेरी कमियां थी उनको धीरे धीरे सुधारने की या कम करने की कोशिश की. तो दिस इज द रोल ऑफ पीयर ग्रुप, which first motivates you, keeps your morale high through the preparation. आपकी गलतियां दिखाते हैं, प्लस सुधारने का मौका भी देते हैं, रास्ता भी दिखाते हैं, और आप कुछ मिस आउट कर रहे हो प्रिपरेशन में तो इट हेल्प्स यू. और वो कहता है ना कि इफ यू वांट टू वॉक फास्ट, वॉक अलोन, बट यू डोंट नो हाउ लॉन्ग विल यू गो. But then if you want to walk longer, because this preparation takes at least 1 year of your life, if you're fortunate enough to get through in first attempt, so that's a long walk which needs help and support from other people also. करेक्ट. स्वप्निल, आपको फ्रेंड्स का साथ मिला, पीयर ग्रुप स्टडी भी हुई, आपको सबने सपोर्ट किया, आप जहां पर लैग करते थे उससे आगे आए, आपने CAPF निकाला, आपने UPSC 2 बार क्रैक किया, फेलियर्स भी आए. मैं हमेशा बोलता हूं कि आप उस आदमी से ज्यादा सीख सकते हैं जिसने फेलियर्स और सक्सेस दोनों देखी हो. जिसने केवल फेलियर देखा हो उससे आप एक लेवल तक सीख पाएंगे, जिसने केवल सक्सेस देखी हो उससे भी एक लेवल तक सीख पाएंगे, लेकिन जिसने दोनों चीजें देखी हो उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं क्योंकि उसने दोनों लाइफ देखी है. तो मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके. प्लस मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो डायरेक्शन आपको नहीं मिली थी फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में, जो डायरेक्शन बाद में आपको मिली, या फिर जो स्टडी का जो किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से नहीं पढ़ना है, इसका जो महत्व होता है, ये आपने जाना. क्या स्टूडेंट्स आपसे जानना चाहें, आप ऐसा कुछ करना चाहेंगे उनके लिए या प्लान कर रहे हैं कुछ? डेफिनेटली. एक तो मैं पहली की चीज बताऊंगा दैट जिस दौरान मैं प्रिपरेशन कर रहा था, प्री मेंस वगैरह जो मेरे चल रहे थे, तो आफ्टर माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर कंटेंट क्रिएशन विद सिविल्स डेली. ठीक है. So that was one way of me helping others and helping myself to help myself read newspapers on time, make notes and then share them also. And अभी I am वैसे तो मैं कुछ free initiatives है वहाँ पे, I keep guiding students online, जो कि they are from remote places, rural places, like the town I come from. It is not a very big town. It's like indiscreet town जहाँ पे बहुत अवेयरनेस नहीं था इन चीज़ों का काफ़ी साल तक. तो there I guide, and now I am planning to come on a platform called Habitat, जो आपने mention किया था at the beginning of this video. So I guess yes, that's how I would like to keep contributing and mentoring students, because that's how I like it. कि मैं अपना जो भी कुछ सक्सेस या फेलियर्स के लेसन्स हैं वो लोगों के साथ शेयर करूं, वेदर ऑन टर्म्स ऑफ लाइफ लेसन्स और स्ट्रेटजीज ऑफ प्रिपरेशन और द कंटेंट, हाउएवर आई कैन. बढ़िया. तो स्वप्निल पवार आ रहे हैं हैबिटेट पर बहुत जल्दी, अपना मेंटरिंग का एक पूरा प्लान लेकर. बहुत जल्द आपसे शेयर कर देंगे हम लोग वो चीज कि कब वो आ रहे हैं और क्या क्या उस मेंटरिंग के पूरे प्लान में रहेगा. स्वप्निल, धूले का क्या फेमस है स्वप्निल के अलावा? धूले से सबसे पहली चीज ओके, तो I'll take it as a compliment, thank you. But first thing that I like about Dhule is its road connectivity. Dhule is situated at the crossroads of 3 national highways and 4 state highways, so which is like a really good place जहाँ से मुंबई आगरा हाईवे पास होता है. And then you go from Gujarat till the eastern parts of India, and from Karnataka to Punjab, every road passes from Dhule. And another thing is जो स्टैचू ऑफ यूनिटी अभी बना है इंडिया में ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उसके जो आर्किटेक्ट हैं, जो मास्टरमाइंड है उसके पीछे, हिज नेम इज राम सुतार.
जिनके बनाए हुए गांधी जी के बस्ट काफी फॉरेन कंट्रीज में भी हैं। ही इज फ्रॉम धुले। तो ये कुछ चीजें हैं धुले की जो मुझे अच्छी लगती है। प्लस धुले में एक सुकून मिलता है, बीइंग एट माय ओन प्लेस। दैट इज आल्सो समथिंग आई चेरिश अबाउट धुले। ये तो मतलब जिस जिसका जो जो होम टाउन होता है ना, उसको वहां बहुत सुकून मिलता है, ये तो नेचुरल है ना। ये मैंने इसलिए पूछा कि कभी मुझे जाना पड़ जाए, किसी को जाना पड़े, तो हम क्या क्या वहां पर देखें। वो तो मेरा इसमें हित जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने अपना उस वजह से मैंने पूछ लिया आपसे कि थोड़ा सा इस पॉइंट पे हम लोग खत्म करें कि दूल्हे अगर जाएं तो क्या क्या देखें। स्वप्निल जो बताएंगे वहां चले जाएंगे। थैंक यू सो मच स्वप्निल। डेफिनेटली। अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जल्द हैबिटेट पर आएं, और जिस जिसको स्वप्निल के हैबिटेट में स्पेस से जुड़ना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां क्लिक करके स्वप्निल पवार स्पेस पर जाके जुड़ सकते हैं। बहुत जल्द वहां पर आपको प्लान शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम स्वप्निल। हैप्पी दिवाली। मैं दिवाली से पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए हैप्पी दिवाली बोल रहा हूँ। ये रिलीज दिवाली के बाद होगा, तो मैं उसको चाहता हूँ कि वो भी रिकॉर्ड हो जाए। तो आप अब लास्ट क्वेश्चन, दोबारा फिर से प्लान है एग्जाम देने का? No, I'm not planning. I'm content where I am. I am in a service which I had always dreamt of to be करेक्ट। somewhere. बढ़िया बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सो मच स्वप्निल। थैंक यू फॉर टॉक। थैंक यू फॉर टाइम। Thank you, Anjum. Thank you.